एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों में राहुल खड़की राम राम। फिलहाल की बात करूँ तो फिलहाल हिसार में फिलहाल पहुँचा हूँ, मेट्रो 24 में पहुँचा हूँ और हमारे साथ कमल गंगोरी और रोहतास शाम जी है। आज इनसे बातचीत करेंगे। एक मामला चला हुआ है लगातार सुर्खियों में फिलहाल का दिन SC A और B के कुछ मामला है, पूरी जानकारी दोनों भाइयों से लेंगे। तो पहले कमल से ही बात करते हैं। वकील भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से वंचित वर्ग की जो आवाज़ उठाई जा रही है उन सभी दर्शकों को और आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मामला रिजर्वेशन में वर्गीकरण का मामला है। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अब अन्य लोगों की स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, रिजर्वेशन में वर्गीकरण का जो मामला है वो हाईलाइट 1 अगस्त में जो फैसला आया है उसके कारण हुआ। लेकिन ये कोई लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है। ये लड़ाई तकरीबन 64 साल पुरानी लड़ाई है। 1960 में ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन में वर्गीकरण को लेकर के। इसकी मूल शुरुआत में अगर मैं जाऊं तो KL सरवटा जी थे जिन्होंने रिजर्वेशन में वर्गीकरण के आंदोलन के जो जनक रहे हैं। वो लड़ाई जब स्टार्ट हुई पंजाब से तो 66 में हमारा हरियाणा अलग हो गया, लड़ाई अलग होगी, स्टेट अलग हो गए। लेकिन उस लड़ाई के चलते 1975 में रिजर्वेशन में वर्गीकरण पंजाब में हो गया। प्रधानमंत्री यानी जैल सिंह थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पंजाब में रिजर्वेशन में वर्गीकरण हुआ और वंचित जातियों को वहाँ रिजर्वेशन में वर्गीकरण लाभ होने के बाद लाभ मिला बड़े स्तर पर। उसके बाद लड़ाई शुरू होती रही और रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण का जो मामला है वो हरियाणा में पहुंचा। हरियाणा में पहुंचने के बाद 1994 के अंदर भजनलाल जब CM होते थे, भजनलाल जी के CM के दौरान एक आयोग का गठन हुआ कि वे 1950 से लेकर के अभी तक हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के वर्गीकरण की समीक्षा हो। उस समीक्षा में क्या हुआ कि वे आधार क्या हो उस चीज़ का, उसमें क्लास 1A, क्लास C और 4 चारों तरीके की जो कैटेगरी जो एडमिनिस्ट्रेट में होती है, उस एडमिनिस्ट्रेट पॉलिसी के तहत जितनी भी रिजर्वेशन में नौकरियों में एम्प्लॉयमेंट में लाभ ले पाई जो शेड्यूल कास्ट की जाती हैं, उनका एक डाटा बाहर आया। उनका एक डाटा बाहर आया तो उसमें है ना जो मूल अगर मैं बात बताऊँ तो उस डाटे का जो मूल आंकलन था वो 7426 का है। जो SC B में रखी गई हरियाणा प्रदेश के अंदर चमकार जो 16 जातियाँ हैं, चमड़े के काम से जुड़ी हुई जो 16 जातियाँ थी उनको SC B में रखा गया और अन्य जो जातियाँ सफेरा, सिकलीगढ़, डाया, पेड़ना, भाट, बंजारा, गंदेला, सैंसी, ओड और इस तरीके की नट, बाजीगर सहित जो जातियाँ हैं वो 36 जातियाँ हैं। उन 36 जातियाँ एक कैटेगरी में अलग रखी गई SC A में और 16 जो चर्मकार जातियाँ थी वो कैटेगरी में अलग रखी गई। तो ये जब डाटा आया तो उसमें देखा कि चारों तरीकों का जब एडमिनिस्ट्रेट का आंकलन करते हैं तो 7426 का आंकड़ा बाहर आया। 26% जो नौकरियां थी आज़ादी से लेकर के आज तक हरियाणा की वो SC A की जातियां ने हासिल की और 100 में से 74 का जो आंकड़ा रहा वो चर्मकार जातियों का रहा। तो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव असमानताएं नजर आई। उन असमानताओं को देखते हुए माननीय भजनलाल जी जो हरियाणा के CM थे उस दौरान उन्होंने रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया, 10% अलग किया और ये रहा तकरीबन 2005 तक। 2005 के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने, तो चर्मकार जातियों के पॉलिटिकल प्रभाव के कारण उन्होंने क्या किया, इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और हरियाणा प्रदेश में चर्मकार जातियों के अभाव में कांग्रेस सरकार ने इसे खत्म करने का काम किया। तो दोबारा से फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। दोबारा से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया तो आज लगभग ये 18 साल से कोर्ट के मामले में लड़ाई घूम रही है। तो आज 1 अगस्त अभी 7-8 दिन पहले एक मामला आया कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन में वर्गीकरण का लाभ दे सकती हैं वंचित जातियों को, क्योंकि आर्टिकल 16 की अगर बात हम करते हैं, 16(4) की हम बात करते हैं, ये बात उसमें साफ साफ लिखी हुई है कि राज्य सरकार की नियुक्तियों में और सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था में जो जातियां पिछड़ चुकी है, राज्य सरकारें उनको रिजर्वेशन में लाभ देने के लिए या उनके लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अलग से प्रायोजन का निर्माण कर सकती है।
ये जो फैसला आया है कोर्ट का, जी। इसको आप सहमत है या फिर? देखो, हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विधानसभा की इसकी पार्लियामेंट की डिबेट में कहा था कि जरूरी नहीं है जो संविधान में लिखी सारी चीज़ें आज के समय को देखते हुए लाभदायक है, वो भविष्य में बदलाव की कामना नहीं रखती हैं। तो आज बदलाव की कामना है। बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने अधिकार दे करके चले गए, लेकिन उसके अंदर भारत में बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया के तमाम देशों के अंदर, दुनिया के तमाम हिस्सों में भेदभाव किसी न किसी रूप में उभरे और ख़त्म हो गए, लेकिन भारत में ये चीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ एक ऐसी बीमारी उभर करके आई, बहुसंख्यकवाद। शेड्यूल कास्ट में जो बहुसंख्यकवाद उभर करके आया, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। बिहार में पासवान है, वो आज आमने सामने है, क्योंकि पासवान बहुसंख्यक है। हरियाणा में चरमकार जातियाँ बहुसंख्यक है, महाराष्ट्र में महार बहुसंख्यक है, राजस्थान में मीणा बहुसंख्यक है। तो ये बहुसंख्यक जो जातियाँ हैं, जो रिजर्वेशन के ऊपर कुंडली मार करके बैठी थी, जिसमें वंचित जो जातियाँ थी वो आगे नहीं आ पा रही थी किसी भी तरीके से, तो उनको इस फैसले से लाभ मिलेगा। वो लोग भी समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का काम करेंगे। तो एक्चुअली मैं इस फैसले से मैं एग्री करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये वंचित जातियों के उत्थान के लिए कारगर साबित होगा। उस जाति से नाराज है, उसको तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यवस्था जब अचानक से उभरती है तो उसको है ना, व्यवस्था के जो पोषक थे उन लोगों को इस बात का दर्द होता है। चाहे हरियाणा की बात नहीं करूँ, पूरे देश की बात करूँगा, जब कांग्रेस की 55 साल इसमें देश के अंदर सरकार रही, अचानक से बीजेपी का आगमन हुआ, तो सत्ता जब फटी तो सारे के सारे जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े धुरंधर नामाइंदे थे, तो बीजेपी में जाने का काम किया। सत्ता फटती है ना, जब किसी की सत्ता फटती है, ऊपर नया काम करती है, तो उसमें नए आयाम खड़े होते हैं। अब सत्ता यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पॉलिसी में जब सत्ता उठने को आ रही है, तो उन लोगों का विरोध जायज है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि बहुसंख्यकवाद के नीचे दब करके जो जातियाँ आगे नहीं आ पा रही थी, जिन लोगों को 20 में से 18 रोटियां खाने का मौका मिल रहा था, अब उनको 10 रोटियों में काम चलाना पड़ेगा, तो विरोधाभास जायज है उन लोगों का और उनका वो राइट है। हम इस बात से समर्थन है और उनके जो भारत बंद का हम बहिष्कार करते हैं, और लेकिन वो इस चीज़ का विरोधाभास के मद्देनजर रखते भारत में हेटेरो पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को वो उन लोगों का राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो करें। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि रोहतास भाई से बात करें। जी रोहतास भाई, जो कोर्ट का ये फैसला है, आप इससे कितने सहमत हैं? भाई, मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो वंचित वर्ग के हित में जो फैसला आया है उसका आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। तो कौन भाई, एक सवाल है वो आपसे पूछूंगा। कल एक ऐड है, पूरा इंडिया लेवल का चैनल है, उसके ऊपर पूरा समाज जाति के सांसद इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें है ना, जो सांसदगण उनसे मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, उनका जायज है मिलना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर नामा लिखने वाले एक प्रोफेसर की पोस्ट पढ़ रहा था। हालांकि भ्रष्ट मानसिकता के आदमी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूँ। उनका कहना था कि कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास कब से हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि संविधान में इस बात की इजाज़त है कि राज्य सरकारें इस देश के अंदर रहने वाले अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करने का जो प्रावधान होता है ना, वो लोकतंत्र में सरकारों का होता है। ये बात याद दिलाई है। एक बात तो ये, दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने कानून नहीं बना है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं तो उन जो 131 में से सर्व वंचितों के वोट लेकर के जो सांसद आज बहुसंख्यकवाद के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, मैं उन लोगों को कहूँगा वो सांसद कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता से ग्रसित है, बहुसंख्यकवाद के शिकार है। क्या उन लोगों से जवाब, इन लोगों से आप, हालांकि ये सवाल मीडिया का है, उन लोगों मीडिया को ये सवाल करना चाहिए
कि क्या आप लोगों को इस देश की पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग क्या केवल जाति वर्ग विशेष के लोग थे? क्या वंचित जाति के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? क्या आप लोगों के देश के अस्मिता में अस्तित्व खो चुकी जो वंचित जातियां हैं, उस अंतिम पायदान पर खड़े लोग, जो ये घर घुमंतु अर्ध घुमंतु और जो सीवरेज के अंदर जो हजारों जातियां मर रही है, क्या आप लोगों को इनके उत्थान की बात नहीं दिखी? आज जब आप लोग बड़े बड़े भाषणों पे और मंचों पे ज्ञान फैलते रहते हो कि गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, आज जब गैर बराबरी को दूर करने का रूट मैप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने आया, तो आज आप उसका विरोध इकट्ठे होकर के वहाँ पर पहुंचे आप प्रधानमंत्री के पास। क्या आप लोगों को वो जातियां नहीं दिखी जो आज भी कुओं के नीचे जिनकी लड़कियां रहती है, खुले आसमान के नीचे जिनकी रोटियां पकती हैं? क्या इन जो सांसद वहाँ पहुंचे हैं उन लोगों को, क्या इन लोगों की अस्मिताएं नजर नहीं आई? क्या वर्ग विशेष या बहुसंख्यकवाद का शिकार होकर के वो लोग वहाँ चले गए? क्या इन लोगों को ये नहीं नजर आना चाहिए था कि इस देश के अंदर जो 3500 से ज़्यादा वंचित जातियां हैं, ये जो धनाढ़ और आरक्षण की मलाईखोर जातियों के प्रभाव में आकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम किया है? जरा ये भी बताएं कि इस देश के अंदर जो 6141 लोग सीवरेज में मर गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल सफाई डेवलपमेंट सफाई कर्मचारी एसोसिएशन का नेशनल डेवलपमेंट का आंकड़ा है। कितने लोगों ने कि इन संसदों में से कितने लोगों ने इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाया? क्या सीवरेज में मरने वाला आदमी वंचित जातियों का जो आदमी है, क्या वो उस देश में उसका अस्तित्व नहीं है? जब आज वो सीवरेज के अंदर मर रहा है, उसके बच्चे सीवरेज के अंदर ना मरे, इस बात के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरे देश की राज्य सरकारों को ये आह्वान किया गया है कि आप लोग इनके उत्थान के लिए प्रावधान बनाइए, तो आज लोग वो वहां पहुंच करके गए हैं। मैं ऐसे निकारा और अयोग्य लोगों का एक देश का नागरिक होने के नाते और मैं उन लोगों का इस कदम पे पर मैं नाराजगी जाहिर करता हूं, क्योंकि मैं कल ही एक सोशल एक्टिविस्ट है योगेंद्र यादव जी, उनका लेख पढ़ रहा था। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई ये उन लोगों की लड़ाई है जिन्होंने आज तक बोलना ही नहीं सीखा, ना इनके पास नेशनल लीडरशिप में कोई है, ना इनके पास कोई प्रवक्ता है और ना ही इनके बड़े लेवल पर कोई सोशल एक्टिविस्ट है। आखिर अंतिम पायदान पर खड़े उन वंचित जातियों की आवाज की बात कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मैं तो कहता हूँ ये जिम्मेदारी उन गैर अनारक्षित लोगों की या सांसदों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि केवल इन बहुसंख्यक जातियों का शिकार होकर के जो लोग ज्ञापन देने के लिए गए हैं, ये केवल उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन अनारक्षित सीटों से जीतते हुए सांसदों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोग तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकवाद का शिकार होकर के आरक्षण पर कुंडली मार करके बैठने का जो काम कर रहे हैं, इस कुंडली को उखाड़ कर फेंक देने का काम है ना, तो अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए जो जरूरत है, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो बोलता हूँ जो सवर्ण कैटेगरी के जो सांसद बने हुए हैं, आप लोग इस देश के अंदर जो वंचित जाति है उनकी आवाज बनिए, बढ़ना चाहिए। कोर्ट के अंदर जब ये फैसला किया, कितने जज बैठे थे? देखिए, ये जब कोर्ट के अंदर जो मामला चला, ये 7 जजों की बहस थी और संवैधानिक पीठ की जो बहस थी उसमें ये फैसला आया है। और बड़े लंबे समय तक तकरीबन 20 केस को और 6 राज्यों के केस जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको स्टडी करके 7 जजों की जो पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने इस फैसले को सुनाया। अच्छा, ये एक हरियाणा लेवल से पूरा इंडिया लेवल पे कैसे पहुंचे? देखो, ये भी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट है, संवैधानिक पीठ है, और जब मामला आता है तो बहुत सारे केस उसमें वहाँ पहुँचे। इसमें एक अलग नाराजगी है, ये अच्छी बात है आपने इस सवाल को मतलब काउंटर किया, क्योंकि मेरा मानना है बहुसंख्यकवाद केवल शेड्यूल कास्ट में हैवी नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब में हैवी है। अब राजस्थान के मीणाओं को देखिए, केंद्रीय शिक्षा विद्यालय में गणित के प्रोफेसर की वैकेंसी आई, उसमें से है ना 31 SC की पोस्ट थी, शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट थी, क्योंकि हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है। तो 31 में से 28 मीणा लगते हैं, 12 जातियां उसमें आती है शेड्यूल ट्राइब में राजस्थान के अंदर। 12 में से उनकी जो 39 उपजातियां हैं, 39 उपजातियों का प्रतिनिधित्व कहाँ है? क्योंकि सेम सिचुएशन तो वहाँ भी पड़ी हुई है। शेड्यूल कास्ट में साथ साथ शेड्यूल ट्राइब में भी बहुसंख्यकवाद हैवी है। इस बहुसंख्यकवाद में वहाँ भी जो जातियां बिल्कुल पिछड़ चुकी हैं, जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। राजस्थान की तो मैं बहुत सारी अगर बातें कहूँ तो बहुत सारी जातियां तो प्रोस्टिट्यूशन में उतर चुकी हैं, क्योंकि उनके हित में कभी पॉलिसियां नहीं बनी, उनके हित में सरकार और सोशल एक्टिविस्ट दोनों ही नहीं पहुंच पाए।
तो उन लोगों की जो जिम्मेदारियां थी उन लोगों को उठाने की, तो क्या बहुसंख्यकवाद ने वहां लोगों को जो धमस में धकेलने का काम नहीं किया, वहां भी धमस में धकेलने का काम किया है। इसीलिए मैं मानता हूँ ये शेड्यूल कास्ट के लिए भी बेहतरीन निर्माण होगा, बेहतरी के रास्ते खोलेगा। ऐसी ए और बी, ये ऐसी ए और बी, लेकिन अब DSC बना दिया। कुछ जो आप वंचित जाति कह रहे हैं उन लोगों को पता ही नहीं कि DSC है क्या बन गया, DSC है क्या चीज़, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए बोल देगा कि प्रकाश भाई पहले तुम्हें एक सवाल था मेरे पास। ये जो समाज जाति है जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये जो वंचित जाति है उनके लोग पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते हैं तो इस कारण हमारे दिमाग लगे। ये एक बहाना है इनके पास ना पढ़ने का। पढ़ने की बात ये है, अभी आज में देखा भी होगा, आज अखबार में आई हुई है कि BA हमारे बच्चे कितने का रखे, +2 तक कितने, सारे आंकड़े आज दे रखे अखबार में, वो सामने है, वो देखें आप। रही बात पढ़ने की, मैं बात करता हूँ जब चौधरी भजनलाल ने SC B और SC A किया था तो उस टाइम तो शायद SC समाज SC A समाज के पास इतनी सुविधा भी नहीं थी। उस समय नौकरियों में हिस्सेदारी ली, 50% नौकरियां लगे, तो तब पढ़े लिखे कहाँ से आ गए। तो आज तो हमारे पास सुविधाएं हैं, आज तो मैं कहूँगा उससे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके लोग मेहनत नहीं करते। ऐसा नहीं है, मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। अभी एक समय था जब कांग्रेस सरकार में 16 विधायक अकेले चरमकार जातियों के थे, हमारा एक विधायक था। जब नौकरी में बात आती है तो यार 16 विधायक कितने बंदे उसको वोट कर सकते हैं? 5 बंदे करें तो 80 हो गए, और वो करेगा तो कितने हो गए? केवल 5 ही। तो वो चीज़ें भी तो मायने रखती है। तो वो चीज़ें अब क्या है, डिमोटिवेशन हो जाते हैं बच्चे। डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पढ़ लिख के भी हमारे बालक मास्टर डिग्री PhD तक करे बच्चे घर पे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू लेते हैं, ये लोग लेते हैं, कहीं ना कहीं कामयाब निकाल देते हैं भर्ती से। तो क्या करेंगे? अच्छा कमल भाई, एक बहन ने आरोप लगाया है कि वह BJP सरकार ने आपसी में बांट दिया दोनों जातियों को और आपसी बिठाने का काम किया। देखिए ऐसा है, हमारी उस बहन को जो भी है उसको परमात्मा सद्बुद्धि दे। उनको ये देखना चाहिए कि जो ये वर्गीकरण का जो मामला है, BJP 1980 में बनी है, रिजर्वेशन में वर्गीकरण का मामला 1960 से चल रहा है। उनको पढ़ना चाहिए, अपनी जानकारी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। वो वकील है और उनका कहना ये भी है कि वह संविधान बदल दिया अभी अब की बात। वकील क्या मूर्ख नहीं हो सकता? वकील को ये वो थोड़े है कि उसने ना एंटीबायोटिक खा रखा है ऐसा कि वो सर्वज्ञानी हो गया। मैं जब हम कह रहे हैं तो उस बात का कोई आधार, हम डाटा देते हैं आपको इस चीज को। रिजर्वेशन में वर्गीकरण का पैटर्न 1975 में तो पंजाब में लागू हो चुका है। BJP बनी 1980 के करीब, तो 5 साल पहले तो पंजाब में लागू हो गया। तो BJP पे आरोप लगाना भी उनका निर्धाक है। रही बात दूसरी बात है, ये मामला 1994 से तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के लेवल पे चल रहा है, जबकि BJP पूरे देश में स्थापित है। लोगों ने 2014 में पटा है BJP क्या है, तो कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये सवाल ही गलत है उनका। ये खास साफ तौर पे ये जातीय प्रेम है और इसको त्याग देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकरी मूवमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आप को वो अन्यायी भी कहते होंगे। अगर इस बात में इंटरेस्टेड ले रहे हैं तो मेरी उनको थोड़ी सी संवेदनाएं हैं और थोड़ी सी सलाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर चौपालों में बंद कर देने का नाम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 2 ही शब्दों में समझे, समानता और हिस्सेदारी। 2 शब्दों में बाबा साहब अम्बेडकर पूरे हो जाते हैं। इस देश के अंदर कोई किसी का हक ना मार जाए और कोई किसी को भेदभाव की दृष्टि से ना देख ले। 2 चीजें में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं। अगर आप लोगों ने उस एडवोकेट महोदय से पूछना, हमारी बहन को, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ा? बाबा साहब अम्बेडकर जो 565 पेज की जो जजमेंट दी गई है, उस जजमेंट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुक है एनिलिएशन ऑफ कास्ट, उसका कितनी बार जिक्र किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर विधानमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बुक है उनका जो रेफरेंस उसमें दिया गया है, उनको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही मतलब मुंह उठा करके हम किसी भाई वो एडवोकेट है, उनको सोचना चाहिए। वो फैसला है ना किसी अरे गहरे नत्थु गहरे ने नहीं दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक फीट का फैसला है। पढ़ना चाहिए उनको, वो जज हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जज है वो, देश की न्यायपालिका को चलाने का भार है उनके ऊपर है। गलत फैसला कैसे दे सकते हैं वो लोग? वो फैसला हक में है, उचित लोगों के हक में है। एज ए एडवोकेट है, मेरी पहली सलाह उनसे ये है हमारी बहन को कि एक बार करके जजमेंट को पढ़े, उसके बाद अपना तर्क रखें और बताएं। और एडवोकेट है, उनको तो बाइट और सलाह ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। वो पिटीशन दायर करे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को चैलेंज करे कि आपका फैसला गलत है। अन्यथा ये मानता के शिकार जो लोग हैं, जो वंचित जातियां हैं, जिनमें लोगों ने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकार लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की तो बात दूर की बात है, जिन्होंने आज तक इकट्ठे होकर के ज्ञापन देना नहीं सीखा, तो क्या उनकी हित की बात नहीं करनी चाहिए? उनके काउंटर में आ गए, उनसे एक बार ये पूछना कि आपने आज तक वंचित जातियों के हित में कितने ज्ञापन दिए हैं। तो साथी हमने रोहतास भाई से और कमल भाई की बातचीत करी। ये वक्ता के निजी सवाल है और इन निजी सवालों पर आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और वीडियो से तुम ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।